कहते हैं कि शबे इंतजार इतना लंबा भी ना हो जाए कि वो आए और हमें उसकी खबर भी ना हो, या वो आ जाए तो हमें उस पर यकीन भी ना हो। कुछ एक मनस्थिति आपकी इस तरह की होती है कि जिनको आपने कभी सिर्फ अपने ख्वाबों में बुना होता है, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हुए, और जिस दिन वो ख्वाब आपका ताबीर में आपके सामने आ जाए तो जो हालात एक इंसान की या एक आशिक की उस वक्त होती है, वही कुछ एक हालात आज मेरे हैं कि जिनको मैंने आज तक सिर्फ अपने कानों से सुना है, आज उनका दीदार करने का मौका मिलेगा और दीदार के साथ उनके साथ गुफ्तगू करने का भी मौका मिलेगा। उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और इसी पहचान ने उनको आज तक ज़िंदगी में जितनी शोहरत, जितनी मंजिलें, जितने मुकाम दिए, वो सिर्फ इस आवाज़ के कारण है। तो अगली आवाज़ में आपको उनकी सुनाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये चंडीगढ़ केंद्र है, FM बैंड 107.2 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार गुरु जी, मैं हूँ बानो। बानो जी, जो लोग चंडीगढ़ के रेडियो के आशिक हैं वो इस आवाज़ से बहुत भांति परिचित हैं कि बानो जी ने बहुत सालों तक रेडियो चंडीगढ़ को अपनी सेवा दी। मैम नमस्कार, हमारे कार्यक्रम पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपसे बात की जाए। काबिल तो मैम हम अपनी समझेंगे कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात करें जिन्होंने पता नहीं किन किन लोगों से आज तक बात की। आपका जो मीडियम है वो देखा जाता है जी, हमारा मीडियम है वो सुना जाता है, तो आपने मुझे इस काबिल समझा कि दिखाया भी जाए। वो कहते पहले रस होते थे जो कान से सुने जाते थे, आज रस वो है जो आपको दिखा जाता है। आजकल वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वही कुछ एक स्टोरी है जी। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा कि आप एक नॉन कश्मीरी फैमिली से आती हैं और आपने शादी कश्मीरी पंडित से की है, ये इत्तेफाक कैसे बना? जी बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक था, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं अशोक पंडिता, ये आते हैं वीडियो की फील्ड से, क्योंकि ही इज फ्रॉम दूरदर्शन जी, और मैं थी आकाशवाणी में जी। तो ये ऑडियो वीडियो का संगम होना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑडियो वीडियो का संगम हुआ और शादी हुई एंड इट वाज अ लव मैरिज। राइट। तो मतलब उस टाइम पे भी जब लोग शायद अरेंज भी बहुत सोच समझ के करते थे, आपने उस वक्त भी लव मैरिज किया जी। इट वाज अ वेरी बिग स्टेप, बहुत बिग स्टेप था, लेकिन घर वालों का पूरा साथ था। तो अब आज की डेट में अब मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग के उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। क्या बात है। मैं भी इसको साथ में पूरा कर देता, कहता है दुआ कौन सी मांगी थी ये तो आज तक याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उस दुआ में उठे एक हाथ में एक तेरा था एक मेरा था। मैम आपके डैड जी रंगमंच की एक मानी हुई पर्सनालिटी, उन्होंने पंजाबी रंगमंच को बहुत से हीरे दिए, बहुत नायाब काम किया और थिएटर आज चंडीगढ़ में या पंजाब में उनके नाम से जाना जाता है जी। कैसा फील करती हैं? जी मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ, और क्योंकि ये मेरी बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं सरदार भाग सिंह जी के घर में पैदा हुई और मुझे ऐसे फादर मिले जो अपने ज़माने से कहीं आगे की सोचते थे। और उन्होंने उस वक्त जब हम 2 बेटियां थी, उन्होंने बेटे के बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे 7 बेटों के बराबर मेरी एक बेटी बानो है। तो बहुत विजनरी, अपने समय से आगे के इंसान। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके घर में पैदा हुई। और करुण जी जैसे अभी बात करते हुए मैं आपको बता रही थी कि मेरे फादर साहब आज भी मेरे महबूब हैं और मेरा इश्क है। मैम आपने जिस वक्त आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन किया जी, शायद लोगों को उस वक्त मास कम्युनिकेशन क्या होता है ये पता भी नहीं था जी। तो उस टाइम पे जब हर एक की ये होता था कि मेरा बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हो तो टीचर भी बनेगी, ठीक है ना। तो आपने उस वक्त ये जब सोचा तो क्या ये आपके फादर की इनहेरिटेंट आप में क्वालिटीज थी, इस कारण से आप इस लाइन में आई या आपको पुश किया गया? नहीं, पुश तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही आज़ाद ख्याल व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपना डिसीजन हम पे लादा नहीं, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, बहुत पार्टिसिपेट करती थी मैं। और उसके बाद एक मेरे फादर साहब ने 8वीं या 9वीं में हमें आदत डाली अखबार पढ़ने की, अखबार पढ़िए, इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो वही अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये तो दुनिया ही अलग है। और उस वक्त आपको याद है कि मतलब पढ़ने का बहुत होता था, किताबें थी, नॉवेल्स थे, चंदा मामा था, पराग था, नंदन था, तो कहीं ना कहीं कल्पना को पर मिले। हमारे टाइम में तो एंटरटेनमेंट यही होता था। और मेरी मदर भी बहुत विदुषी थी, कमला भाग सिंह, तो उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने भी पढ़ने का शौक डाला। तो मुझे लगा कि दुनिया पढ़ने के अराउंड ही है सारी, इसी में दुनिया है।
और जब मैं पढ़ रही थी ग्रेजुएशन, MCM से मैंने ग्रेजुएशन किया, तब भी मेरे पास लैंग्वेज थी, म्यूज़िक था। तो वहाँ मुझे आया कि नहीं बानो, अगर तुम्हें तकरीर बनानी है तो फिर तुम्हें ये चुनना होगा कि जर्नलिज्म पढ़ना होगा। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैंने अपने पापा को बताया कि पापा आगे MA कर लो, BEd कर लो। मैं कहा नहीं, BEd भी नहीं करूँगी, टीचर तो नहीं करूँगी, और हाँ MA का सोच सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि पापा मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी में भी इट वाज मास कॉम। जब गई तो पता चला वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मुझे मानेंगे करुण जी कि आई वाज फर्स्ट इन एंट्रेंस एग्जाम। प्रोफेसर होते थे HS दिलगीर, वो भी बहुत नामी गामी हस्ती थे। और वो देखो आज से कितने साल पहले की बात है, और तब उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो आने वाला टाइम है दैट इज अ लैंग्वेज जर्नलिज्म, इंग्लिश नहीं होगी, हिंदी पंजाबी पेपर्स रूल करेंगे। तो मुझे कहते बानो अगर तुमने आगे पढ़ना है तो एक लैंग्वेज में MA करो। फिर मैंने MA का सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरे मदर भी हिंदी लैंग्वेज के थे, तो मैंने MA हिंदी में किया। और उसके बाद फिर रेडियो बहुत सुनती थी, रेडियो सुनते 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 ऐसा जुनून पैदा हुआ कि मैंने और कहीं जाना नहीं, रेडियो में ही जाना है, और फिर रेडियो में आई। मैम कहते हैं हमारा जो समाज है उसके जो 4 बेसिक स्तंभ है उसमें से मीडिया एक स्तंभ माना जाता है कि मीडिया आपके अंदर कोई भी जागृति, कोई भी क्रांति पैदा करने में अपने आप में सक्षम है। तो आप कितना प्राउड फील करती हैं कि आप एक स्तंभ के साथ आप तक चली हुई हैं? हम बोले तो लोग सुनते हैं जी, हम बोलते हैं तो लोग घड़ियां मिलाते हैं जी, है ना। तो ये एक फीलिंग होती है कि आप सुन रहे हैं, आपको कोई आप बोल रहे हैं और आपको सुन रहा है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर जब आपको लगता है कि आपको सुनकर कोई फॉलो कर रहा है। जी। तो ये शुक्राना भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रही, और फक्र तो है ही है। मैम कोई एक ऐसा लाइफ का इंसिडेंस जो आपको लगा, क्योंकि लोग आपको चेहरे से तो नहीं पहचानते थे, आज तो सिर्फ सुनते थे, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि किसी ने, जैसे मैंने कहा कि मैंने ख्वाबों में आपकी एक तस्वीर बना रखी थी, किसी ने ऐसी कोई तस्वीर बना के कुछ आपको, कहते हैं ना रेडियो में बड़े गिफ्ट्स आ जाते होते थे, या रेडियो में बड़े लोग कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाया करते थे, कभी ऐसा कोई इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहें? बहुत हुए, और बैंक में मैं अपना साइन करी तब हमारे तो कहते हैं आप वही बानो है जो रेडियो में काम करती है। जी कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप आइए प्लीज चाय पीजिए मेरे साथ। तो मुझे लगा कि मतलब कुछ है। तो कहते मैं बहुत सुनता हूँ बहुत शिद्दत से, और जब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आपको लगता है वाकई गर्व की बात है कि बोलते हैं, लेकिन वही हम माइक के पीछे हैं तो छुपे हुए हैं, और माइक के आगे हैं तो आप माइक के आगे हैं तो आप छुपे हुए नहीं है। कई बार में इससे मिलती जुलती बातें कहते हैं, वो होता था उस टाइम पे ना, लोग आवाज के आशिक हो जाया करते थे, कई बार बड़ी फैन फॉलोइंग में कई बार मैरिज प्रपोजल्स भी आ जाते होते थे, कभी ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक मुझे याद है सहारनपुर से एक थे बुजुर्ग कह सकती हूँ। तो उन्होंने हम जब फोन इन शुरू हुए प्रोग्राम हमारे लाइव फोन इन, तो ये मोस्ट डिफिकल्ट है इनको करना, जो हम कहते हैं कि लाइव फोन इन है आज के दौर में सबसे ज्यादा जो कठिन प्रोग्राम है ये करने, क्योंकि आप कैसे समझाओगे लिसनर को, वो आपसे भी पढ़ा लिखा है। लिसनर कभी मूर्ख नहीं होता, जो आपको सुन रहा है रेडियो को सुन रहा है वो पूरी समझ रखता है। अगर वो किसी विषय पे बात कर रहा है तो वो पूरा उसको पता है। तो वो बोलते हैं कि आपकी अगर उम्र इतनी है तो आप मेरी छोटी बहन हो, अगर आपकी उम्र इतनी है तो आप मेरे बराबर हो तो फिर भी मेरी बहन हो, आप इससे बड़ी हो तो मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो उन्होंने इतना अच्छा डिफाइन किया, और मैंने कहा कितनी पवित्रता से उन्होंने बात कह दी, वो इतनी अच्छी लगी कि कोई इतने भी आपको इतना भी सम्मान देता है। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रेम पत्र वाला ये वाली बात नहीं हुई। आपका जो टाइम था उस वक्त क्योंकि सिर्फ सुना जाता था जी, उस वक्त आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और आपके डिक्शन पे बहुत काम होता था। तो आपको कहीं कभी कोई ऐसा चैलेंज फेस हुआ हो कि डिक्शन सही नहीं जा रहा है या आपसे मॉड्यूलेशन ऐसा सही नहीं हो पा रहा? क्योंकि आजकल तो क्या कहते हैं ना, वो ऑटो ट्यूनर आ गए हैं, तो आप जो मर्जी कर दो वो आपका ऑटो ट्यूनिंग से बाद में आप शो करके चल जाओ तो सेटल हो जाता है। उस वक्त तो सारा कुछ जो होता था वो आपको अपनी ही आवाज में और अपने ही मॉड्यूलेशन से करना होता था। कोई ऐसा इंसिडेंस जो याद आता? जी, जब आप स्टूडियो में होते हैं तो आप सिर्फ आप ही होते हैं, इट्स अ वन मैन शो जी, सिर्फ आपके लिए हेल्प के लिए कोई नहीं होता। स्क्रिप्ट आपने लिखनी है, प्रेजेंटेशन आपने करनी है, मॉड्यूलेशन आपने करनी है, सॉन्ग्स आपने चूज करने हैं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते थे जो हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। और जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी तो जो मेरे रहनुमा थे RK तालिब साहब ST थे, तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें हमें समझाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था, बानो तुम रेडियो पे जा रही हो, इस बात को याद रखना कि लिसनर को कभी बेवकूफ नहीं समझना जी, तुरंत माफी मांग लो, आपसे गलती हुई है, तुम लाइव जा रही हो, लाइव में बहुत गलतियां होती हैं है ना, कई बार हमारी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है,
बहुत कुछ हो जाता है, तो उसी वक्त तुरंत माफी मांगो और आगे अपना प्रोग्राम जारी रखो, घबराना नहीं है। तो जब ऐसे हुआ तो मैंने वो बात को मतलब पल्ले बांध ली। तो मैंने कहा कि ये बात तो बहुत सही है और सुलझी हुई बात कही है, तो गलतियां होती है, कई बार अपना नाम ही हम गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं। तो मुझे याद है एक बार हम लाइव प्रोग्राम दे रहे थे आज का अखबार, तो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, स्क्रिप्ट चूंकि मैंने लिखी थी और मैंने उसका नाम मिनी ओबराय लिखा, अपना बानो लिखा, तो पेज चेंज हो गया। तो पेज चेंज हुआ, मैंने वो आदत है पढ़ के बोलेगी मैं हूँ मिनी ओबराय, तो मैंने अपने आप को ही गलत नाम से बोल दिया, तो ये भी गलती थी, लेकिन फिर से माफी मांगी और चल पड़े। और कई बार आपको याद है वो जो एलपीज आते थे जी, तो उनकी स्पीड एक होती थी, फिक्स्ड होती थी, एक स्पीड पे चलेंगे, तो हम नीडल उठा के रख देते थे तो चल पड़ता था। लेकिन कई बार आप देखते थे ना वो रिपीट करता है, मैं क्यों जाऊंगा, तो ये हो जाता था। तो तब क्या करें, तब हमें फटाफट समझाया कि आपके पास जो एक वेट वाली कोई चीज है उसके ऊपर रख दीजिए। तो एक बार मैं ऐसी प्रोग्राम दे रही थी तो वो चलता रहा, तो मैंने कहा अब क्या करें, मेरे पास फटाफट गोल्ड की रिंग थी, वही उसके ऊपर रख दी और वो घर आ गई। उसके बाद याद आया वो तो वहां रख दी थी, फिर गए। ऐसे कितने इंसिडेंट होते हैं, कितने ही इंसिडेंट होते हैं। कई बार तब स्कूल्स चला करते थे उस जमाने में, वो टेप टूट जाती थी तो आपको टेप को भी करना है, फिलर भी लगाना है, तो मतलब जो अंदर है वो समझ सकता है कि क्या क्या डिफिकल्टी आती है। क्योंकि आजकल तो आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, इट वाज ऑल मैनुअल। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फरमाइशी प्रोग्राम में गाना बजाना रोमांटिक किया और गलती से कोई सैड सॉन्ग लग गया? ये तो अक्सर होता था, कई बार होता था। अच्छा मैम, जो आपका टाइम था उस टाइम में अगर हम कहें तो टिपिकली आपको रेडियो अनाउंसर्स कहा जाता था जी, आप अनाउंसिंग करते थे, कोई भी आपको कोई दिया हुआ प्रोग्राम आप वो अनाउंस करते थे। आजकल क्या हो गया, आरजेइंग हो गया। आरजेइंग में क्या हो गया कि आपको अनाउंसमेंट्स भी खुद करनी है, न्यूज भी आपको संभालनी है, म्यूजिक भी आपको चलाना है। वो इतना बड़ा कीबोर्ड, मैं तो कहूंगा कि आरजे ये डीजे की तरह हो गई है कि जैसे डीजे वाला बेचारा होता है ना, वो आधे टाइम तो आप उसी में उलझे रहते हो कहीं ना कहीं। तो आपको कितना लगता है कि ये वाला जो प्रोसीजर अच्छा है, या जो आपने टाइम निकाल दिया वो थोड़ा सा इजी था? आज की डेट में अगर आपको स्टेज पे दोबारा बिठा दिया जाए और इतने तामझाम के साथ, कंफर्टेबल रहेगा? ये ट्रेनिंग तो देखिए हमारी वही है, और आज का हमने बदलाव बड़ा अच्छा है। ये बदलाव मैं ये नहीं कहती, क्योंकि आपके हैंड पे है हर चीज, आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपने माउस को क्लिक किया, इंफॉर्मेशन सारी आपके पास है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि अगर आप इस प्रोफेशन में आए तो विद फुल ट्रेनिंग आइए, तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। हमने तो इतने बदलाव देखे हैं, मैंने आपको बोला स्कूल, फिर एलबीज, फिर सीडीज आई, फिर पेन ड्राइव आई, अब सब कुछ कंप्यूटर पे है, तो बड़ा अब हमें बड़ा इजी हो गया था बल्कि। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आरजे और डीजेइंग, ये भी गलत है, क्योंकि ये आप वही है ना, जो दिखता जो बिकता है। और ये जो हमारा टर्म आता है, जितनी भी हम रेडियो है हम फॉलो करते हैं बीबीसी को, तो बीबीसी पे हम लोग ब्रॉडकास्टर ही थे पहले, क्योंकि वी यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट, जो भी होता है ब्रॉडकास्ट हो रहा है। धीरे धीरे कहते हैं कि सेक्शंस बन गए, ये भी आ गई, तो न्यूज रीडर स्पेशलाइज्ड जॉब हो गई जी, आप न्यूज रीडिंग के लिए। फिर आगे जी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसे डे टू डे म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए भी एंकर आ गए, कुछ हो गए, तो फिर उन्होंने कहा जी इनको अनाउंसर्स कर दो, ये अनाउंस करते हैं, तो अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई। लेकिन रहे हम ब्रॉडकास्टर्स ही। और आजकल जो आरजे डीजे का है, तो वैसे तो जॉकी किसको बोलते हैं हम, जो हॉर्स को करता है वो जॉकी बोलते हैं उसको, जिसको जॉकी आ गए। तो उसके बाद रेडियो वाले पीछे क्यों रहे, वो रेडियो जॉकी बन गए। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं, हम सिर्फ जोकिंग नहीं कर रहे होते, इससे भी ज्यादा होता है। आप इस फील्ड में पूरी तरह से तैयार होके आए कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं, आपको फिल्म भी बच रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस फिल्म का, इसमें कौन सा साज है, इसके पीछे कौन सी फिल्म है, इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, वास्ट नॉलेज। ये समंदर है रेडियो, संगीत भी इसके साथ जुड़ा है। आपको डे टू डे की जो अपडेट है वो आपको होनी चाहिए। किसी लिसनर ने आपको कुछ बोल दिया, क्या जवाब दोगे अगर आपने उस दिन का पेपर नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं, बट इज दैट नहीं। तो ये बहुत अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है। अभी हमने बात करी कि जो दिखता है वो बिकता है जी। अब जैसे मैं अपना ही इंसिडेंस ले लूं कि मैं आपकी आवाज का शैदाई था, लेकिन आज तक आपको देखा नहीं था, तो एक तस्वीर बन गई। लेकिन आज क्या है कि आज जो रेडियो पे प्रोग्राम हो रहा है, वो साथ साथ में जो जॉकीज है ना, उनके फेसबुक पे भी चल रहा है, उनके इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, वो सब लाइव हो रहा है, तो लोग उनको देख भी रहे हैं, तो पहचान भी पा रहे हैं। तो वो अपने आप में सो कॉल्ड एक सेलिब्रिटीज अपने आप में ही बन गए कि मतलब आज एक रेडियो जॉकी अगर पास से निकल रहा है, तो वो अपने आप में सेलिब्रिटी, उसकी एक फैन फॉलोइंग अलग है। जबकि आप चाहे सामने से निकल जाए, लोग नहीं पहचानते। तो आपको लगता नहीं कि हमने शायद ये जो कहते हैं ना, ये भी एक फील होती है सेलिब्रिटी, वो कहीं मिस कर दी? नहीं, तब हम तब भी सेलिब्रिटी थे, क्योंकि तब रेडियो को बहुत सुना जाता है, रेडियो में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है ना।
जी वो है, कई बार होता है, लेकिन ठीक है, बच्चों का टाइम है, एंजॉय करें। हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी, हमने दूसरी तरह से एंजॉय किया, फैन फॉलोइंग हमारी थी, लेकिन अच्छा लगता है बच्चे। लेकिन कहते हैं ना कई बार अति भी बहुत ज्यादा खराब करती है आपको, वो भी है। इसलिए सोच समझ के करें, जो भी करें। मतलब ठीक है, आप हर सोशल प्लेटफॉर्म में आए, अपने आप को रखें, और लेकिन कुछ बातों को अपने तक भी रखना चाहिए। थोड़ी सी मिस्ट्री रहनी चाहिए, मिस्टिकल रहना चाहिए, थोड़ी सी प्यास बची रहनी चाहिए। आज जो बच्चे आर्जिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ के, हम जितने भी चैनल्स की बात कर लें, उसमें से मैं ख्याल आते तो शायद आपके शागिर्द ही होंगे, या कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना, चरण स्पर्श करने तो गुरु माँ के पास आए होंगे। तो कैसा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे सीख के हमारी फील्ड में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी उनको कॉम्पिटिशन की तरह नहीं देखा, हमेशा उनको आशीर्वाद दिया कि रेडियो है, किसी तरह से रेडियो आगे तो बढ़ रहा है ना, इसका उदय हो रहा है, वो नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, नई वोकैबुलरी लेके आ रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी मुझे बहुत लगता है जब वो अपनी भाषा को लेके शालीन नहीं रहते जी। भाषा के साथ जब छेड़छाड़ हो जाती है तो वो बुरी लगती है, क्योंकि हमको जो सिखाया गया था कि भाषा ही सब कुछ है, और भाषा में उर्दू है बहुत अच्छी है हमारे पास हिंदी बहुत अच्छी है, हमारे पास पंजाबी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो थोड़े से अश्लील वर्ड्स उसमें यूज करना शुरू कर देते हैं तो लगता है कि नहीं, वो कहते हैं ना मैम, आजकल हिंदी तो कोई बोलता है ना, इंग्लिश बोलेंगे, पंजाबी तो बोले नहीं, इंग्लिश बोलेंगे। सत्यानाश है लैंग्वेज का, सत्यानाश है लैंग्वेज का। अभी मैं कल की बात है, तो मैं इंस्टा पे एक आरजे है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं उनको बड़ा फॉलो करती हूँ, और वो देहरादून से करते हैं और बहुत बड़े एफएम के साथ हैं, वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो वो मजाज और इनके बारे में बता रहे थे, जानिसार अख्तर साहब के बारे में। नो डाउट नॉलेज है, उनको लेके आए हैं, तो उनके बता रहे थे कैसे होता, कहते हम क्लासी थे वो, मतलब वो नहीं था कि ये एक ही क्लास फेलो थे, हम क्लासी थे। अब ये हम क्लासी क्या हुआ, हम गिलासी तो समझ आता है, लेकिन हम क्लासी समझ नहीं आता। तो एक इतने बड़े आरजे का ये कहना तो मुझे थोड़ा सा अखरा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें मैम एक बात और भी है, जैसे आपने बात करी, एक ना जयपुर से आरजे आते हैं, आरजे कार्तिक जी, वो बहुत लाइव अपना करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अब जैसे मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, वो धर्म के ऊपर, हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर इतना अच्छा वो लड़का बोलता है, तो लोग शायद, मेरे को नहीं लगता उसका प्रोग्राम इतना सुनते होंगे जितना उसकी फैन फॉलोइंग वहां पे है। तो आप अपने अगर फील्ड में हैं तो आप अपने फील्ड में कुछ नया दो ना, और अच्छा दो समाज को। आप कुछ, अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो देखो, वो कहते हैं ना, बच्चे आप ही को फॉलो करेंगे। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको मैसेज वो देना चाहिए जो अच्छा हो, और जिससे आपको सुने और समझे और आप बूढ़े उसको, क्योंकि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है नेचुरली। अब हम जैसे बूढ़े तो नहीं होंगे, लेकिन यंगस्टर भी उनको फॉलो करते होंगे, तो कहेंगे हम क्लासिक है, वो भी यूज करेंगे, तो आगे की जो आपकी जनरेशन है उनके लिए लैंग्वेज खराब होगी, है ना। वो हो सकता है उन्होंने गलती से बोल दिया हो, या हो सकता है कि आजकल थोड़ा सा पंच लाइन मारने का है, तो उनको लगा कि पंच लाइन है ये मेरी, कुछ भी किया हो, लेकिन गलत है। लेकिन ऐसे जब आपने बताया कि कुछ ऐसे आरजेस हैं, आरजे अनुभव बहुत अच्छा बोलते हैं। आरजे जो मिर्ची की है, आरजे सामिया, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, और वो हट के बोलती है, तो शायरी बहुत अच्छी करती है, शायरी बहुत अच्छी। मैम अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, अगर हम क्राइसिस की बात करें, आप किस क्राइसिस में काम किया है जो नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है? एक तो 84 का टाइम आपने देखा है, उसके बाद फिर आपने 92 का कश्मीर का इंसिडेंस वाला टाइम भी देखा है, उसके बाद 20 में आपने कोविड का टाइम भी देखा। मैम कितना टफ रहता है कि अपनी फैमिली के साथ उसको ये सिक्योरिटी दे के जाना कि हाँ मैं शाम को वापस भी आऊंगी और साथ में अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। देखिए, इतना मुश्किल होता है, हमारे अपने लिए भी मुश्किल है और फैमिली के लिए भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल दौर होता है। लेकिन उस दौरान हमने सीखा इस वजह से कि हमें लगता था कि हम भी फौजी हैं, हम भी देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर फौजी हमारे लिए लड़ सकता है तो क्या हम अपने बंदों के लिए नहीं लड़ सकते? क्योंकि यू आर द ओनली सोर्स जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा कि वो तीनों सिचुएशंस में आप ही थे। देखिए, एक वक्त ये था कि तब मैं कैजुअल थी और उस वक्त आर के तालिब साहब यहाँ के एसडी होते थे, उनको थ्रेट थी बहुत ज्यादा, मिलिटेंसी की बहुत थ्रेट थी, एंड आई वाज ऑन ड्यूटी। सुबह की मेरी ड्यूटी थी, मुझे आज भी याद है, मेरे साथ मिसेस बिंडर थी, मिसेस भाटिया थी, हम लोग ड्यूटी पे थे, और मुझे मिसेस भाटिया कहती कि मानो मैं जा रही हूँ 9:30 बजे, और तुम बाद में नेक्स्ट वाला ट्रांसमिशन तुम देख लेना। मैंने ट्रांसमिशन ऑफ किया और मैं स्टूडियो से निकली हूँ, और मिसेस बिंडर रोती हुई आई, हम लुट गए। क्या हुआ? कहते मिस्टर तालिब हैज बीन शॉट एट। मतलब तालिब साहब जिनको मैं कल मिल रही हूँ और आज वो नहीं है, ही इज बीन किल्ड बाय टेररिस्ट। आप मान सकते हो उस वक्त हमारी क्या मनस्थिति हुई होगी, और आपको अनाउंसमेंट भी करनी है। आप मानेंगे जिस बंदे को आप भगवान की तरह मानते हो
उनकी जब हमने न्यूज़ मुझे 12 बजे देनी पड़ी और मेरे तरफ एक तरफ दिग्गज विजय विशेष जी खड़े थे, मानो आप ये अनाउंसमेंट करो कि वी आर गोइंग ऑफ एयर इन प्रोटेस्ट, और मैंने वो अनाउंसमेंट की और उसके बाद मैं रो भी रही हूँ, अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ और मुझे ये अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। तो आप देखो उसको क्या हालत होगी कि हम जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा। लेकिन वो दौर भी निकल गया, तो उससे बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत दिलेर बने। और फिर कई बार एक और इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में ये हुआ कि अर्थक्वेक आया, तो 26 जनवरी को आया, तो मैं ड्यूटी पे थी और मेरे साथ फिर मिसेस बिंडर थी ड्यूटी पे। तो हम दोनों प्रोग्राम कर रही हैं तो वो शेक हुई। मैंने कहा मिसेस बिंडर मुझे आ रहा है, कहते नहीं तेनू चक्कर आ रहा होना है ना, लाइट दे रही है, गाना लगा हुआ, कहते नहीं तेनू चक्कर आ रहा होना है। मैं कहा नहीं, मैं क्या आ रहा है। इतनी देर से कंट्रोल रूम से हमें जो हमारे लिए एक मैसेज गायक होता है माइक को आया, कहते तुरंत स्टूडियो छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे कांच बहुत है, फटाफट बाहर जाइए क्योंकि सेफ नहीं है। फटाफट बाहर निकली, हम फटाफट बाहर ओपन में गए, गाना चल रहा है और मैंने जाते जाते ना उस पर देख लिया कि 7 मिनट कुछ ड्यूरेशन का गाना है, तो मैंने कहा चल जाएगा, घातक फिल्म का गाना था, मुझे भी याद है। और बाहर मेरे ऑफिसर खड़े हैं और वो करते, उन्होंने ऐसे इशारा किया, मैंने कहा चल रहा है, कहते रुको। और मैंने देखा धरती को हिलते हुए डर रहे हैं और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बच्चा छोटा है, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो उनके पास है, वो कैसे सीढ़ियों उतर के नीचे आएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कैसे आएंगे, क्या होगा। उस वक्त सिर्फ ड्यूटी का था। फिर जब वो रुक गया तो मेरे जो ऑफिसर थे उन्होंने इशारा किया कि अंदर जाइए। मैं अंदर गई, फिर से संभाला और फिर जाते ही कहा कि घबराइए नहीं, अर्थक्वेक आया था, भूचाल आया था, भूकंप आया था, लेकिन कुछ नुकसान की बात अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। जब पहुंचेगी हम आपको तुरंत बताएंगे, और अगर ऐसे आइंदा होता है तो आप घर से मत निकलिए या घर से तुरंत बाहर निकल जाइए और किसी चीज़ के मेज़ के नीचे चले जाइए, बैठिए या कुछ कीजिए और कोने पे खड़े हो जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद घबरा रहे हैं हम, लेकिन वो दूसरों को हौसला दे रहे हैं। तो ये ड्यूटी होती है, क्योंकि ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कोविड का दौर है तो वो भी देखा, वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें एक अलग तरह का डर है कि आप बाहर जा रहे हो, पता नहीं क्या घर लेके आओ। वो जंग से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके घर में देखिए आपकी कैंसर वाली मम्मी है, उनके लिए बहुत खतरा है, आपके हस्बैंड डायबिटिक हैं, उनके लिए बहुत खतरा है। तो अपने आप को कैसे बाहर से तैयार करके आना और फिर घर से तैयार होकर निकलना और वहाँ वर्क स्टेशन अपने जाना, और वहाँ पे आप मिलते हो, कुछ को तो मिलोगे ना, हालांकि बाहर के लोगों का आना हमने बंद कर रखा था, लेकिन कुछ तो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको फिर आपको स्टूडियो को रोज करना, सैनिटाइज करना, बैठना, उस चेयर तक को सैनिटाइज करना। तो लेकिन अच्छा रहा, वो भी अच्छा रहा। आई एंजॉय सारी सिचुएशन, मैंने बड़े अच्छे से एंजॉय की, घबराई नहीं। तो मैम जैसे हम जानते हैं 2021 में शायद आप रिटायर हो गई इस जॉब से, तो मैम अब जो खाली टाइम है उस टाइम को, अब वो कहते हैं ना आदत पड़ी हुई है कि आपने डेली जाना है, कुछ ना कुछ करना है, और वो कहते हैं ना जब प्रोग्राम देना तो अपनी आवाज सुनने की भी आदत पड़ जाती है। तो आजकल अपनी आवाज नहीं सुननी, तो मैम आजकल क्या शगुफ्ता क्या है जिंदगी का? बहुत कुछ है करने को। जैसे आपने कहा कि हाँ, जिससे इतना लगाव रहा हो, आपने 37 इयर्स ऑफ लाइफ आपने एक संस्था को दिए हो, और वो भी आपका जुनून हो, आपका इश्क हो। क्योंकि करुण जी लोगों को कहते हैं कि मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम जॉब। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा था मैंने रेडियो में अनाउंसर ही बनना है। हालांकि जो मेरी क्वालिफिकेशन थी इट वाज मच मोर देन दैट, मैं न्यूज में जा सकती थी, हर जगह जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेस्ट कोई जगह ही नहीं है। मतलब इतनी जुनूनी थी मैं, मतलब हद तक जुनूनी थी कि मुझे रेडियो में अनाउंसर ही बनना है, और वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। भगवान ने, मैं 100 बार सजदा करती हूँ अपने रब को कि तुमने मुझे, मेरी ये बात मानी आपने ना, और ड्रीम जॉब थी और आप उसको छोड़ के आए हैं। कोई, आप जब जॉब में होते हैं बहुत सारी आपकी रंजिशें भी होती हैं और मीडिया में कुछ ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव करते हो। कहते हैं ना कि कागजों के लिबास में, चिरागों के शहर में जाना संभल संभल के, तुम नशे में हो। तो वो वाली बात है, अपने आप को बचाना भी है, सब कुछ है, तो वो भी किया। और उसके बाद जब घर बैठी तो कुछ दिन तो फील हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं पता कि आज 1 सेकंड में आगे क्या होगा, आपसे गलती होगी या उनसे गलती होगी, कुछ नहीं पता। बैठी तो मुझे लगा कि खाली हो गई, मम्मा भी चली गई मेरी, तो अब क्या है, बच्चे बाहर हैं, दोनों बच्चे सेटल हैं, तो मैंने कहा अब क्या करें। तो धीरे धीरे फिर और आना शुरू हो गया, काम आया। फिर शमी नारंग जी के साथ एक सीरियल था। शमी नारंग जी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो मैं कनाडा में थी अपने बेटे के पास, हम तो वहीं पे मुझे मैसेज आया, तो उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो कहते मैच कर जाती है आवाज़ हमारी, तो मैंने कहा चलिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो वो हरमंदर साहब के लिए हमने किया था, तो इट वाज अ वेरी हिट, उनका जो डॉक्यूमेंट्री थी हमारी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके लिए वॉइस ओवर है, जिनको पता वो मेरे से ही करवाते, तो उनके लिए काम करती हूँ। और
एक अभी अब लेक्चर है, गेस्ट लेक्चर जाते हैं, वी गो टू चित्कारा, वी गो टू देशभक्ति यूनिवर्सिटी, तो मतलब अच्छा लगता है। और मेरा जो अपना कॉलेज है मास कॉम डिपार्टमेंट, उससे मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ और कोई पैसा चार्ज नहीं करती उनसे मैं। मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके, इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। और उसके बाद नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट है, इनका चिल्ड्रन लिटरेचर पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑडियो वीडियो, वो मैं पूरा कर रही हूँ उनका। और खाली वक्त भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, कहते कभी तो फुर्सत भी चाहिए, फुर्सत कब भी तक आप चाहिए, आते फुर्सत रहोगे? भी चाहिए। आप अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, तो कहते हैं ना कि यहाँ से मेरे दोस्तों इजाजत दो मुझे तलाश में अपनी रवाना होना है, तो अपने आप को खोजना भी तो है ना। बिल्कुल। तो मैं तो करते तो बात हो जाती है, हम पे आना पड़ता है उसके पास, छुपना पड़ता है। कि जो दारा स्टूडियो यहाँ पे बना है जी, उसको यहाँ लाने वाले मेरे फादर साहब थे। ओके। तो उसको ग्रो करते हमने देखा, क्योंकि दारा जी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मेरे फादर साहब को भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी जाके चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, कहते चलो जी कौन सी जगह लैंड है, तो वहाँ उनको लैंड दे दी गई। तो उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया, आज भी वो चल रहा है, लैंडमार्क है, बल्कि दारा स्टूडियो लैंडमार्क है। तो उसके बाद तो खैर पंजाबी इंडस्ट्री इतना बूम कर गई कि अब आप देखिए बड़ा रश होता है, देख के अच्छा नहीं लगता है कि आज इतनी अच्छी मतलब एक नाम बना लिया पंजाबी इंडस्ट्री ने। और कभी इस इंडस्ट्री के लिए, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरे फादर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जो अवार्ड फंक्शन है वो किए, पाकिस्तान तक से उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया। फिल्म इंडस्ट्री की आपने बात छेड़ी तो मैं दो नाम का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। गुरदास मान जो एक लेजेंडरी सिंगर है जी, और अपना योगराज जी जो क्रिकेटर रहे हैं जी, उन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले भी आपके पिताश्री को इसका क्रेज आता है जी। उनको भी, हंसराज हंस जी को भी, सुरेंद्र छिंदा जी को भी, तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो मतलब पापा उनको इंडस्ट्री में लेके आए। और गुरदास मान जी तो उभर रहे थे और बड़ा एक नाम बन रहे थे। और पापा की एक स्क्रिप्ट थी मामला गड़बड़ है, उन्हीं के सॉन्ग पे थी। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़का बड़ा हैंडसम है, उससे पहले भी जानते थे पापा उनको, तो क्यों ना इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तब तिवाना साहब ने भी सोच रहे थे कि गुरदास मान जी को लेकर पिक्चर बनाई जाए, तो उन्होंने उनको भी लिया था। आई थिंक इट वाज लौंग दा लिश्कार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पापा कहते थे एज ए सोलो हीरो मैंने लेके आना है, तो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी थी। और पहली बार पंजाबी ऑडियंस ने देखा था कि कोई सिंगर जो है वो पैंट शर्ट डाल के, डफली डाल के, और कुर्ते वही देखते तुरे वाली तो ना भाई और लैंग्वेज भी होता थी। और यूथ की गल कर रहे हैं ना, मामला गड़बड़ है, दिल दा मामला है। तो बात हो गई, गुरदास मान जी कहते ठीक है, वो पापा को ना कभी करते ही नहीं थे। और वैसे भी शूटिंग सारी अपने शहर की अपने थी, शहर हम की। लोगों को तो देखते हुए ऐसे लगता है कि हम अपने घर में फिल्म देख रहे हैं। और उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया था। अच्छा, वो नहीं मेरे को पता कहाँ पे है, मैं दोबारा फिल्म देखी। वो तो नहीं जो वो पर्चियां लेके जाती है, जो चाहे वो मेरे मित्र की जो बहन बनी है, अब शक्ल से मेरे को याद आ गया। तो उस वक्त पापा ने मुझे, अच्छा मित्तल साहब के साथ पहली पिक्चर पापा ने की, मादा लाडला। तो मतलब इतने सारे लेजेंड्स को मैंने मतलब बनते देखा, फिर उनका मतलब, और सब लेजेंड्स बहुत अच्छे थे उस टाइम के, बहुत अच्छे थे, जिनको कहते हैं दोस्ती नहीं भूलने वाले। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रेडियो की जॉब में शिफ्टिंग पे काम होता है जी, आपको अर्ली मॉर्निंग भी जाना है, आपको लेट नाइट भी आना है, और उसमें कई पर कहते हैं ना समाज एक करेक्टराइजेशन, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देता है। ये कुड़ी राती हूँ 11 बजे तो बाद आती, पता नहीं रेडियो जानती है कितने जानती है, की कर दी है की नहीं करती है। और उन सब में समाज जो मर्जी बोलता है, आपकी फैमिली का पुशअप और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जितने मर्जी अच्छे हो, अगर फैमिली के दिमाग में कुछ गलत आ गया तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मैम इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना टफ रहा आपके लिए, क्योंकि 37 साल का लंबा सफर, और आपने ऐसा तो है नहीं कि साढ़े 10 बजे के शो किए होंगे, रात के 10-11 बजे वाले भी किए होंगे, सुबह 4 बजे वाले भी किए होंगे, तो क्या आप मानती हैं इसके लिए? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये है कि जब हम लोग इस फील्ड में आए थे तो तब तो एविएशन और मेडिकल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी लगा करती थी, जो एविएशन में है उनकी, तभी एविएशन भी तभी इतना पॉपुलर नहीं था। तो एक मीडिया था, मीडिया 24/7 है। और एक बात और है कि आप दिवाली घर में मना रहे होते हैं, हम दिवाली वाले दिन भी ड्यूटी पे होते हैं, आप दशहरा घर पे मना रहे होते हैं, राखी घर पे मना रहे होते हैं, हमने ड्यूटी करनी है, हम राखी के भैया मेरे राखी के बंधन में गाने चलाने। तो ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि हाँ समाज तो समाज है ना, ये कुछ ना कुछ बात तो करेगा। क्योंकि उन दिनों में कॉल सेंटर्स भी नहीं हुआ करते थे, शिफ्ट नहीं होती थी, आईआईटी की इतनी जॉब्स नहीं थी, ये तो अब आई है ना कुछ 10-12 साल पहले। उससे पहले मैंने देखा है मेरी कुलीग्स के साथ कि जब वो बेचारी रात को 11-11:30 ड्यूटी करके जाती थी, उनको रिश्तों के लिए प्रॉब्लम आ गई थी कि ये लड़की तो 11:30 आती है, इसके लिए आप रिश्ता क्यों दोगे। अब ये नहीं पता था कि मीडिया की जॉब बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये आया, और इसमें फैमिली का सपोर्ट होना आपके साथ, आपके हस्बैंड समझे, आपके बच्चे समझे कि मम्मी शिफ्ट करके आई है, अगर वो रात को 11:30 आई है, 12 बजे घर पहुंची है,
तो उसको सोने में 12:30 1 तो बजा होगा, उसको सुबह अपना टाइम चाहिए, उसको स्क्रिप्ट लिखनी है तो भी उसको टाइम चाहिए, उसने कुछ सोचना है, अगर उसने इंटरव्यू करनी है तो उसके लिए पहले उसको सारा कुछ सर्च करनी है, तो उसको टाइम देना ये बहुत ज़रूरी है हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों, माय सन परम, ही वाज बैकबोन ऑफ मी। तो मुझे छोड़ के आना, रात को लेके आना, मम्मा आप कैसे ड्राइव करके जाओगे, क्या है, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। वो रात को 12 बजे भी मुझे लेने आता था कि नहीं मम्मा आप खुद ड्राइव करके नहीं आओगे। तो और मेरे हस्बैंड, मैं अगर स्क्रिप्ट लिखती थी तो ये हर चीज़ को बंद कर देते थे कि नहीं बानो तुम स्क्रिप्ट लिखो। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मेरे को पूरा टाइम मुझे कहा कि तुम अपनी जॉब पे एंजॉय करो, मेरे घर में हमेशा काम के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा काम करने के लिए कोई था, कहते वो काम कोई भी कर लेगा लेकिन जो काम तुम कर सकती हो वो कोई और काम नहीं करेगा। तो ये बात मुझे बहुत इनकी अच्छी लगी और मुझे सपोर्ट रहा, तभी मैं यहाँ पहुंची। तो इसमें मिलते जुलते एक बात और पूछूंगा, कभी आपने ऐसा फील नहीं किया कि इन सब चीजों में कि फैमिली निगलेक्ट भी हुई? होती है। आपका बच्चा जब रो रहा होता है, आप उसको बीमार होता है और वो छोड़ के आपको अपनी कमिटमेंट आपको जाना पड़ता है। जैसे बहुत से आपको पता है 2 दिन बहुत मुश्किल होते हैं हमारे, जब नेशनल, जब रात को राष्ट्रपति का प्रसारण होता है, प्रधानमंत्री का जब टेलीकास्ट होता है, 14 तो उसके लिए सीरियल मोस्ट को ड्यूटी पे होना पड़ता है, सारा स्टाफ होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है तब आपको सब कुछ छोड़ के वहां जाना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और दुखी होते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम उनको दूध पिला रहे होते थे और उनको बेड पे लिटा के चले जाते थे, गाड़ी आ जाती थी ड्यूटी के लिए। तो बहुत टफ है, लेकिन अब हम कमी पूरी कर रहे हैं कि चलिए अब हम उनके साथ हो जाएं। ये होता है, ये रहता है। मैम आपने सारी जिंदगी गानों के साथ बिताई, गानों के साथ में आपने स्टोरियां बुनी, स्टोरियों के हिसाब से गाने चलाए, तो कभी कोई ऐसा लगा कि एक गाने के साथ इश्क हो जाता है, या कभी किसी आवाज के साथ इश्क हो जाता है, या कभी कोई ऐसा लगता है कि यार ये प्रोग्राम मैंने इस तरह से किया था, ये शायद मेरा आज तक का कुछ बेस्ट था, कुछ ऐसी? बहुत अच्छा। हर मतलब टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम मिलते थे, लेकिन जब मैं रिटायर होने वाली थी तो मेरी झोली में एक प्रोग्राम आया। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने पूछा कि हम चाहते हैं कि कैसा प्रोग्राम शुरू हो, तो आप कर लेंगी? और अपनी आदत थी खतरों के खिलाड़ी हम कर ले, मैं कर लूँगी, आप मुझे दीजिए, क्योंकि वो बहुत रिसर्च मांगता था प्रोग्राम। मतलब कहानी है गीत की, आप कोई भी गीत लीजिए और उसकी कहानी क्या है, उसके बनने की मेकिंग, तो उसके लिए तो बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। और आप रेडियो पे होते हो, आप कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि कल को कोई आपको चैलेंज कर सकता है, चैलेंज करेगा यहाँ पे आप गलत बोल गई, तब क्या करेंगे आप? और आपको कितने फैक्ट्स को फाइंड करना है, कहाँ कहाँ आपको सर्च करनी है। नो डाउट गूगल यहाँ पे है, लेकिन फिर भी कहीं एक गलती हो गई तो आप पकड़े जा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है। जी वो हमने डाली है। तो वो प्रोग्राम किया, मेरे लिए बेहतरीन प्रोग्राम रहा। और बहुत कहते हैं कि जो कुछ सीखा इन गीतों से सीखा, इतना फलसफा है इन गीतों में। एक हम कहते हैं गुरबानी है हमारी, एक आकाशवाणी है। यहाँ पे आप किसी भी गीत को उठा लीजिए, और मुझे लगा जो हमारे शायर लिख गए, जो साहिर जी लिख गए, जो कैफी आजमी साहब लिख गए, जो जानी सार अख्तर साहब लिख गए, जो शैलेंद्र साहब लिख गए, वैसा तो हमारे वेदों में है। तो बिल्कुल सार है उनमें। अगर आप देखिए शैलेंद्र साहब की बात करते हैं, उनका कोई भी गीत उठा लो, वो इंसानियत के इतने नज़दीक है, इतने नज़दीक है कि अगर आप उसको दिल में उतार लेते हो तो आपका दिन बहुत अच्छा पा रहा है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। छोटी छोटी बातें साहिर साहब की है, मन रे तू काहे ना धीर धरे। आप जब ऐसे होते तो होते ही है ना, फिर संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। एक किस्म का जज्बा भर देते हैं आप में। आप जैसे नाम का बात करते हैं, जावेद साहब का गाना है, चिट्ठी आती है ना हमें तड़पाती है, तो वाकई ऐसे ही होता है। तो ये छोटे छोटे गीत हैं, छोटे छोटे आपको कहते हैं ना कि जिंदगी के लिए जीने का एक जरिया बनाते हैं। अब कैफी आजमी साहब का एक बहुत अच्छी नज़म है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुम्हें। तो मैं कैफी आजमी साहब को पढ़ती थी, लेकिन ये उनकी बाई चांस मेरे से जो एक नज़म है वो रह गई थी। तो मैं ऐसे एक दिन तमन्ना फिल्म का सॉन्ग लगा के बैठी थी, तो मैंने कहा है, जब वो मैंने सुनी, मैंने कहा क्या बात कर गए हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात वो एक औरत के लिए कर ही नहीं सकते हैं। इतना सम्मान उन्होंने दे दिया, इतना सजदा कर दिया हमारा। कितने बड़े शायर थे ये लोग। और आज की डेट में भी अगर हम सुने, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, है तुझे भी मोहब्बत इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत, है ना। मतलब ये बोलों में दम है, अच्छा लगता है। तो मैम आज का एपिसोड अगर हम समेटने की तरफ में आ जाए, तो आज की जो जनरेशन, जो वही बात आ गई कि आज जो आरजेइंग हो रही है, उसमें क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे, या आने वाली नस्लें जो रेडियो की तरफ आने के लिए बेकरार हैं, उनके लिए क्या एक टिप आप देना चाहिए कि इस चीज से तो आपको हिलना नहीं है अगर इस लाइन में कामयाब होना? तो
पढ़ना, घूमना, संगीत के बारे में, गीतों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप पूरी तरह से तैयार हैं तो आए। आपको आपकी कमजोरियां भी पता होनी चाहिए, क्योंकि माइक जो होता है ना करुण जी, वो किसी का दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। और ये भी बात सही है कि जो माइक से डर गया वो कभी बोल भी नहीं सकता। तो माइक को अपना दोस्त बना के चलिए। पहले आप जानिए कि आप में कमियां कितनी हैं, फिर आप उन कमियों को पूरा कीजिए। एक भाषा को पकड़िए, उस भाषा को पकड़ के चलते रहिए, और जितना भी साहित्य है आप पढ़िए। आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको, क्योंकि आपको वर्ड रेपिटेशन नहीं करनी है। आप तभी कामयाब होंगे कि आपके पास नई चीज़ हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इंस्टेंटली उब भी जाते हैं, इंस्टेंटली क्लिक भी करता है तो इंस्टेंटली ऑफ भी हो जाते हैं। तो उनको आपको एंगेज करके रखना है, तो कैसे एंगेज करना वो आपको पता होना चाहिए। ये बात ज़रूरी है। और जो आने वाले में उनका बहुत स्वागत करूंगी कि रेडियो इज़ अ लवली प्लेस टू बी, लवली, इट्स अ हेवन। मैं बोलती हूँ अगर आपको अपनी जॉब से प्यार है तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। आपने संगीत चलाना है, आपने इंटरव्यू करनी, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? नए नए लोगों से मिलना है और सारा दिन गीत संगीत सुनना है, इससे बढ़िया आप स्टूडियो में अकेले जो मर्जी कीजिए। मूड खराब है तो सैड सॉन्ग सुना दो लोगों को, अच्छा तो रोमांटिक सुना दो, मौसम अच्छा तो मौसम वाले गाने सुना दो। बिल्कुल मौसम वाले गाने सुना दीजिए, इससे बढ़िया जॉब हो सकती है। बिल्कुल। तो मैम वो कहते हैं ना कि जो तजुर्बा है वो अपने आप में अपने लफ्जों की कहानी कहता है। तो आपके तजुर्बे से हमने तो शायद आज बहुत कुछ सीखा, और यही हमारे दर्शक भी यहाँ से जरूर ये लेके जाएंगे कि वो कहते हैं कि चाहे आप कैमरे के पीछे हो चाहे कैमरे के आगे हो, लेकिन आपका तजुर्बा और आपका जो किया हुआ काम है वो कहीं ना कहीं समाज पे इफेक्ट तो डालता ही डालता है। तो इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमारे समाज के लिए जो काम किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया। हम तो आपके घर पे बैठे हैं, तो हमें अपने घर बुलाने के लिए आपने जो ये हमें मौका दिया उसके लिए हम आपके शुक्रिया। आप हमेशा आइए, फिर बातचीत करेंगे। बहुत सी बातें करने को, क्योंकि इतने चंद मिनटों में ये बातें समेटी नहीं जा सकती। जस्ट अ बिगनिंग, वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। डेफिनेटली। वो कहते हैं जो शून्य से शुरू कर पाए वही जिंदगी में कामयाब इंसान है, कि शून्य कभी भी आ सकता है। Let's start at the very beginning. Very beginning. तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का सफर आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलवाएंगे आपको किसी और पर्सनैलिटी से। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मंथन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी और जगह पे किसी और नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक हमारी तरफ से नमस्कार।